तो वी हैव डन इन लास्ट क्लास दैट देखिए आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें कि इंडियन एविडेंस एक्ट कहाँ कहाँ पर लागू होता है, कहाँ कहाँ पर लागू नहीं होता है। उसमें एक बात निकल कर आई थी, इट इज एप्लीकेबल ऑन ऑल, it is applicable on all judicial proceedings. So sometimes you can be asked question from the meaning of judicial proceedings. In that regard आपको कुछ एक दो लाइन नोट कर लीजिए, समझ लीजिए अच्छी तरीके से क्या है ये जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के बारे में। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, व्हाट आर द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स? So basically Indian Evidence Act applies to all judicial proceedings. It means what? It means what कि if the proceedings are not judicial, law of evidence is not applied there. It means what? इसका मतलब क्या है? पहले इस लाइन को समझ लीजिए। देखिए, whether the rules of evidence should be applied here or not, it depends upon the fact that whether the proceeding is of judicial nature or not, whether the proceeding going on can be considered to be judicial proceedings or not. इस पे डिपेंड करता है कि भाई यहाँ पर इंडियन एविडेंस की टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व होंगी या नहीं होंगी, क्योंकि बहुत सारी टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व हैं। क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट एविडेंस कैन बी गिवन और व्हाट फैक्ट्स, रेलिवेंट फैक्ट्स का एविडेंस दिया जा सकता है, फैक्ट्स इन इश्यू का एविडेंस दिया जा सकता है, समझे आप? तो ये डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी है कि जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है या नहीं है। सिंपल सा फॉर्मूला है, इफ द प्रोसीडिंग इज नॉट ऑफ जुडिशियल नेचर, इंडियन एविडेंस की टेक्निकलिटीज उसमें इन्वॉल्व नहीं होगी। इन दैट रिगार्ड यू नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस एंड दिस इज दिस। एक लाइन समझ लीजिए बस, यहां से आपका कल्याण हो जाएगा। दिस इज इंक्वायरी इज जुडिशियल इफ इट इज अंडर ऑब्लिगेशन टू टेक एविडेंस फ्रॉम बोथ साइड्स। ये जहां पर ये जो ब्रैकेट मैंने बनाई है इसको ढंग से पढ़ लीजिए। इन दैट इंक्वायरी it is necessary to take evidence from both sides, to hear both sides, and then to use discretion and then come to a judgment. ऐसी इंक्वायरी को हम बोलते हैं, ऐसी प्रोसीडिंग्स को हम लोग बोलते हैं जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। समझ रहे हैं आप? तो मेन बात ये हुई कि अगर वहां पर एविडेंस लिया जा सकता है, टू टेक एविडेंस फ्रॉम बोथ साइड, बोथ पार्टीज कैन बी हर्ड, इन दैट केस सच प्रोसीडिंग्स आर कॉल्ड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। इसमें सिर्फ आप लोगों ने फॉर्मूले के रूप में यहीं से क्वेश्चन आएगा, वेदर द प्रोसीडिंग इज जुडिशियल प्रोसीडिंग और नॉट। कुछ एग्जांपल रख लीजिए कि इन फॉलोइंग प्रोसीडिंग्स हैव बीन कंसिडर्ड टू बी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, लाइक दिस। बस, दिस इज एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स। यहां से क्वेश्चन आता है वेदर दीज आर द प्रोसीडिंग्स और नॉट। जैसे चैप्टर 9 ऑफ द सीआरपीसी, ये क्या है लिख लीजिए, मेंटेनेंस वाली, maintenance proceedings chapter 9, execution proceedings, and an inquiry conducted by the magistrate under the sections 97, 145, 340। 97 बस रख लीजिए, 145 पढ़ लीजिएगा, 340 इन सेक्शंस में जो इंक्वायरी कंडक्ट की जाती है दैट हैज बीन हेल्ड टू बी दी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। बस इतना सफिशिएंट है आपके लिए, समझ रहे? तो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में सिर्फ इतना ध्यान रखना है आप लोगों ने, वेयर एवर द अथॉरिटी इज यूजिंग इट्स डिस्क्रेशन, वेयर एवर द अथॉरिटी इज रिक्वायर्ड टू टेक एविडेंस फ्रॉम बोथ साइड्स, दैट इज कॉल्ड द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। इतना ध्यान रखेंगे आपका कल्याण हो जाएगा बस। अब इसीलिए देखिए, अब कहां कहां पर एप्लीकेबल नहीं है, आप लोगों ने यहां देखा था, ये रहा आपका, ये एक था कहां पर था, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स में नहीं होता है। लॉजिक इज वेरी सिंपल, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स में लॉजिक इज वेरी सिंपल। आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग को क्यों लाया गया? बिकॉज हम लोग जो लॉन्ग डिले होता है, जो डिस्प्यूट्स हैं, वेदर इट इज द सिविल डिस्प्यूट और द क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, वहां पर डिले होता है प्रोसीडिंग्स का, तो क्रिमिनल को तो ला नहीं सकते। सिविल सूट्स के डिले क्यों होता है? क्योंकि बिकॉज ऑफ द टेक्निकलिटी इन्वॉल्वमेंट ऑफ द टेक्निकल रूल्स ऑफ एविडेंस एक्ट। तो उन टेक्निकलिटीज को हटाना था ताकि डिस्प्यूट जल्दी से रिजोल्व हो जाए वो, इसीलिए कसदन आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स को हम लोगों ने वहां से एक्सक्लूड किया है कि इंडियन एविडेंस एक्ट शुड नॉट बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स। इट मींस आर्बिट्रेटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू फॉलो द टेक्निकल रूल्स ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। ये स्लाइड रख लीजिए, आपका एक क्वेश्चन प्रीलिम्स में हो जाएगा, ठीक है?
मेरे ख्याल से इतना सफिशिएंट है प्रीलिम्स के लिए, नॉट मोर देन दिस। दिस इज द इंटरप्रिटेशन क्लॉज। पहला क्वेश्चन प्रीलिम्स में आपसे यहीं आएगा। दिस इज नॉट द डेफिनेशन। यहाँ पे क्या छोटी छोटी बात पे क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों से, छोटी सी बात पे। सेक्शन 3 डिफाइंस इज व्हाट, डेफिनेशन, डेफिनेशन या इंटरप्रिटेशन, कुछ खास वो नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना दिस इसे कहते हैं यहाँ पर कहा गया इंटरप्रिटेशन क्लॉज। यहीं से क्वेश्चन आया है प्रीलिम्स में, इतना ध्यान रखना बस। और अब आ जाइए कौन कौन सी डेफिनेशंस हैं, एक बार इनकी लिस्ट बना लीजिए, जरा लिखिए फटाफट। प्लीज कम टू दिस सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम द सेक्शन 3। सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम द सेक्शन 3 विल कम फ्रॉम द लिस्ट ओनली कि विच टर्म्स हैव बीन एक्सप्लेन्ड और डिफाइंड इन दी सेक्शन 3। कौन कौन सी टर्म्स को इनको एक्सप्लेन किया गया है। नंबर 1 कौन सी है, जल्दी बताइए। नंबर 1 इज व्हाट, कोर्ट। और नंबर लास्ट तक, नंबर 1 से लेकर के नंबर लास्ट तक इनकी क्रोनोलॉजी में फटाफट लिख के डालिए, फटाफट लिखिए फटाफट। देखिए पढ़ लिया सब कुछ हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्यों नहीं हो पाता है, लिखना है क्वेश्चन प्रीलिम्स का। राइट डाउन द क्वेश्चन प्रीलिम्स। Which out of the following is not the correct sequence as per section 3 Evidence Act? Which out of the following is not the correct sequence? Option A, court. Write down. Option A, court. मैं लिखता ही हूं यहां पर, लिखिए रहा। ऑप्शन ए कोर्ट डैश प्रूव्ड फैक्ट डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट देखो अभी तक हम लोग इसके मीनिंग में गए नहीं है, लेकिन क्वेश्चन कहां से। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कोर्ट, कोर्ट फैक्ट डॉक्यूमेंट प्रूव्ड। सी डी को भी ऐसे जंगलिंग कर देंगे इसे। क्या क्वेश्चन है क्या बताइए। आंसर इज व्हाट, आंसर इज व्हाट, आंसर इज बी। तो आप समझ रहे हैं अभी तक आपने कुछ यहां पर कोई मीनिंग नहीं समझा है, उसके डेप्थ में गए नहीं है, लेकिन प्रीलिम्स का तरीका यही है पढ़ने का कि आपने पहला क्वेश्चन कहां से बनाया, इसकी हेडिंग से बनाया है। दूसरा क्वेश्चन कहां से बनाया है, इनकी इन वर्ड्स की सीक्वेंस पे गया है। अब आ जाइए इस पर, वर्ड इनके मीनिंग पर आ जाइए। कोड का मतलब क्या है, फिर थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर ये देखिए लैंग्वेज क्या है। इन दिस एक्ट फॉलोइंग वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस आर यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंसेस unless a contrary intention appears from the context. It means what? This is whether it is the court, proved, disproved, not proved, fact, facts in issue, relevant fact. इनके जो मीनिंग्स हैं वो यहाँ पर तब तक these words should be noted till then some contrary intention appears from the context. It means what? If something, ये जो लाइन दी है मैंने आपको, इसको समझिए अच्छी तरीके से क्या मतलब है इसका। Unless a contrary intention appears from the context, it means what? The meaning of this term, the meaning of these terms should be so as given here, unless something contrary is given. If contrary is given, in that case that contrary meaning will be applicable. Otherwise the meaning of court और जितने भी meanings यहाँ पर दिए गए हैं उनका मीनिंग वही माना जाएगा जो कि डिफाइन किया गया है इस तरीके से। अनलेस ए कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, इसका मतलब यह है कि जब तक किसी सेक्शन में, किसी प्रोविजन में स्पष्ट रूप से कॉन्ट्ररी मीनिंग ना समझाया गया हो, तब वो स्पेशल मीनिंग तब निकाला जाएगा। अदरवाइज इन जनरल ये जो शब्द दिए गए हैं इनका मीनिंग थ्रू आउट द एविडेंस एक्ट वही होगा जो कि यहां समझाया गया है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही बताइए मुझे जल्दी से।